नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। हम भारतीयों का सोने, स्वर्ण या गोल्ड से जो मोह है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा जो ये प्रेम है ये विश्व भर में प्रसिद्ध है और एक समय तो ऐसा था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि भारत में सोने के अकूत भंडार थे, स्पेशली मंदिरों में और राजा महाराजाओं के खजानों में। और हम भारतीयों में से भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सोने के बारे में नहीं सुना हो, यानी स्वर्ण के बारे में नहीं सुना हो और जो स्वर्ण की कीमत से परिचित भी ना हो। और बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो सोने में निवेश को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानते हैं। वो किसी अन्य चीज़ में, चाहे स्टॉक्स में हो, चाहे बॉन्ड्स में हो, चाहे एफडीज में हो, वो किसी में निवेश नहीं करते, वो सोने में निवेश करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो सोना है यही घर का जो सोना होता है, यही आड़े वक्त या जो दुर्भाग्य कभी किसी परिवार का आ जाता है तो उस समय काम आता है। हम भारतीयों के लिए सोने में एक जो निवेश है वो एक तरीके से कल्चरल एस्पेक्ट है, यानी हमारे हर समारोह में, चाहे शादी हो, चाहे बच्चे का जन्म हो या कोई और कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर सोने के आभूषणों का लेन देन एक बड़ी ही आम बात है। और इसीलिए लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं सोने में। तो वैसे तो फिजिकल गोल्ड में निवेश से हम सभी परिचित हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड में एक बहुत बड़ा रिस्क है, वो है थेफ्ट का। और दूसरा जो रिस्क है वो है प्योरिटी का। भाई आप ये जान नहीं सकते जब तक आपका कोई बहुत ही जाना माना विश्वास पात्र कोई सुनार नहीं हो या कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं हो, तब तक आप ये कह नहीं सकते कि ये चीज़ प्योर गोल्ड की है। दूसरी बात ये है कि आप जो है सोने के ले तो आए आप सोना, लेकिन ये उसके आभूषण भी आपने बनवा लिए, लेकिन वो आभूषणों को घर में रखने में बड़ा रिस्क है। तो ऐसे निवेशक जो सिर्फ निवेश करना चाहते हैं, वो उनके पास अभी नए ज़माने में कई ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध हो गए। उसमें एक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की, जो अब उन्होंने बंद कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से ये असेस नहीं कर पाई, या उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि गोल्ड की प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगी। और जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी, तो ये जो सोना है इसमें इसकी चमक और भी बढ़ गई और निवेशक जो है लगातार सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्पेशली एसआईपी के माध्यम से, उसमें से लगभग लगभग 30% जो है वो गोल्ड या उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है, चाहे वो ईटीएफ के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से। तो ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड का, तो उसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। बड़ा सरल तरीका है कि आपने एक्सचेंज में गए, शेयर की तरह जिस तरीके से शेयर खरीदा, तो आपने गोल्ड का ईटीएफ ले लिया और जब आपको आवश्यकता हुई, यानी उसको बेचने की आवश्यकता हुई, तब आपने शेयर की तरह उसको बेच दिया। लेकिन उसमें एक खामी है। बात ये है कि उसकी एक तो अगर आपको आवश्यकता है अपने किसी घर में किसी समारोह के लिए गोल्ड की, तो आपको वो ईटीएफ चीज़ बेचकर आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड नहीं ले सकते। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो ईटीएफ है वो अपनी वैल्यू जो डेराइव करता है, यानी कि उस वो जो ईटीएफ जो है उसके पीछे गोल्ड का सपोर्ट होता है। एक्चुअली फिजिकल गोल्ड जो होता है वो ईटीएफ होता है, वो उसके द्वारा समर्थित होता है, लेकिन आप उसको नहीं ले सकते। जो फंड मैनेजर होता है ना, वो उसके पास वो एक तरीके से कस्टडी में होता है, एक तरीके से आप मान लीजिए। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी लेना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है। तो 2022 में सेबी ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट स्कीम। और वहां पर उन्होंने जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको ये परमिशन दी कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की ट्रेडिंग अलाउ कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की ट्रेडिंग से क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि जिस तरीके से ईटीएफ की ट्रेडिंग होती है, जिस तरीके शेयर की ट्रेडिंग होती है, उसी तरीके से आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ये है कि आप जो है फिजिकल डिलीवरी, मतलब जब आप चाहें तब आप उस गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी उठा सकते हैं। अब ये किस प्रकार होता है, तो इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एक्चुअली क्या चीज़ है उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक
गोल्ड रिसीट में 3 शब्द हैं, उसमें से पहला शब्द है इलेक्ट्रॉनिक और लास्ट शब्द है रिसीट। अब ये रिसीट क्या चीज़ होती है? तो रिसीट तो एक रसीद है, और इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? तो कि इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रसीद होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट कहलाई। अब ये आप ऐसा समझिए कि जब आप एफडी कराते हैं ऑनलाइन, अगर आप एफडी बुक कराई तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट आती है, आपको कोई फिजिकल रिसीट नहीं मिलती। तो वो एक तरीके से एफडी की रिसीट, तो उसको आप बोलते हैं एफडीआर। पहले फिजिकल आया करती थी। अगर आप आज भी ट्रेडिशनल जो बैंक्स हैं, जो लोग फिजिकल बैंक में जाके बैंकिंग करना पसंद करते हैं, वो बैंक वाले से कहते हैं भाई मुझे एफडीआर यानी मुझे एक रिसीट दो, तो वो पेपर रिसीट होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिसीट जो होती है वो आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आती है। तो ऐसी कई और इलेक्ट्रॉनिक रिसीट भी होती है। एक होती है वेयर हाउसिंग रिसीट। वेयर हाउसिंग रिसीट वो रिसीट है जहां पर जो ये सर्टिफाई करती है कि भाई ये इस गोदाम जो है ना, इस पर्टिकुलर गोदाम, इसमें मेरा माल इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का पड़ा हुआ है। मतलब वो जो होल्डर होता है ना जिस उस रिसीट का, वो उस गोदाम में रखे जो माल होता है ना, उसका सर्टेन क्वांटिटी जो उस रिसीट में लिखी रहती है उतनी क्वांटिटी तक वो उस गोदाम में रखे माल का मालिक होता है, यानी वो डिलीवरी ले सकता है जो गोदाम का केयर टेकर होता है उससे। फिर आपने ये भी सुना होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये डिपॉजिटरी रिसीट एक शेयर की तरह है, और ये शेयर ट्रेड होते हैं। लेकिन जिसके पास ये रिसीट होती है उसके पास ये कहा जाता है भाई तुम्हारे पास इतने शेयर हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे आपके और हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर लिखे रहते हैं वैसे उसके पास नहीं होते। वो उसके पास एक रिसीट होती है, वो उसको जो होल्डर होता है उस रिसीट का, वो उस व्यक्ति को एक राइट ये देता है कि भाई आप बेनिफिशियल ओनर हो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स के। तो ऐसे ही जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट तो मैंने आपको बताया, ऐसे ईडीआर या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है वो जिसके पास भी होती है, जैसे अगर आपने एक्सचेंज के माध्यम से अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट खरीदी, आपने खरीदा, तो आपने पैसा दिया और पैसे देने के बाद वो जो रिसीट आपके पास आई, तो उस रिसीट में लिखी हुई जो क्वांटिटी है गोल्ड की, उस क्वांटिटी के आप हकदार हो गए, यानी उतने क्वांटिटी के आप मालिक हो गए। अब आप मालिक तो हो गए, लेकिन क्या मुझे फिजिकल डिलीवरी मिलेगी? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में जो खास बात है वो यही है कि आप जब चाहें फिजिकल गोल्ड जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में लिखा हुआ है उस क्वांटिटी के बराबर आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये फिजिकल गोल्ड किस प्रकार से लिया जाता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है वो क्रिएट हो सकती है होती है। तो देखिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए कोई जूलर है। अब वो जूलर जो है उसके पास मान लीजिए 1 ग्राम सोना है फॉर एग्जाम्पल। अब वो क्या करता है, वो 1 ग्राम सोने को लेकर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाता है जिसको बोलते हैं वॉल्ट मैनेजर। तो सेबी ने ऑथोराइज किया है, सेबी जो है वो कुछ सर्टिफाइड वॉल्ट मैनेजर जो होते हैं उनको वो ये राइट देता है कि भाई आप जो है ना गोल्ड जो रिसीट से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सेबी का पूरा कंट्रोल है, जैसे सारे स्टॉक मार्केट्स पे जो सेबी जो है रेगुलेटर है, उसी तरीके से चूंकि गोल्ड रिसीट की परमिशन भी सेबी ने दी, इसलिए सारा जो मैकेनिज्म है उसका जो कंट्रोलर है या रेगुलेटर है वो भी सेबी है। तो सेबी ये ऑथराइज करता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति एक वॉल्ट मैनेजर हो सकता है। वॉल्ट मैनेजर की जिम्मेदारी क्या, जैसे केयर टेकर की जिम्मेदारी होती है किसी ऑफिस को टेक केयर करने की या किसी गोदाम को टेक केयर करने की, तो वो हिसाब रखता है कि कितना गोल्ड आया और कितना गोल्ड गया। तो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई जूलर है, वो अगर 1 ग्राम गोल्ड जो है वो लेकर उसके आज उस वॉल्ट मैनेजर के पास जाएगा, तो जो वॉल्ट मैनेजर है वो चेक करेगा कि भाई ये 1 ग्राम सोना जो है ना वाकई क्या 1 ग्राम है या नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भाई ये कितनी प्योरिटी का गोल्ड है, ये जो मेरे स्टैंडर्ड पे खरा उतरता है, यानी जिसकी मैं ट्रेडिंग अलाउ करता हूँ, तो उस तरीके गोल्ड है या नहीं है। अगर वो एक उसके पैमाने पर वो खरा उतरता है तो वो उस क्वांटिटी की, उस प्योरिटी की, जैसे मान ली 1 ग्राम है और 999 प्योरिटी का अगर वो गोल्ड है, तो वो 1 ग्राम ई जो EGR है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है उस व्यक्ति को दे देगा, या ऐसे कहें कि उस व्यक्ति के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और उससे सोना जो है ना वो लाके अपने वॉल्ट में रख लेगा। ठीक है। अब वो जो व्यक्ति है उसके जो
ज्वेलर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्रिएट करवाई, अब वो उसको एक बाजार में नॉर्मल जैसे शेयर की ट्रेडिंग होती है उस तरीके से वो ट्रेड कर सकता है। जैसे मान लीजिए अब आपने जो है उसको पर्टिकुलर भाव पे खरीदा, वो 1 ग्राम जो ईजीआर जो आई या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो आई उसको आपने खरीद लिया। तो जिस प्रकार से सेटलमेंट शेयरों में होता है T+1 सेटलमेंट, यानी 1 दिन के बाद सेटलमेंट होता है, उसी तरीके से आपको 1 दिन बाद उसको पेमेंट करना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो वो आपकी हो गई। और वो जो आपकी हो गई वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आपको ये राइट देती है कि वो सोना जो जमा कराया गया था वॉल्ट मैनेजर के पास, तो वो उस वॉल्ट मैनेजर से आप जो है वो फिजिकल गोल्ड ले सकें। तो ये एग्जैक्टली मैकेनिज्म है इस पूरे ईजीआर के सिस्टम का। तो सेबी हुआ, कस्टोडियन हुआ, वॉल्ट मैनेजर हुआ, इसके अलावा जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन हुआ, डीमैट वाली जो एजेंसी सीडीएसएल या एनएसडीएल, एक्सचेंजेस हुए, ब्रोकर्स हुए, ये सारे इस पूरे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की जो शुरुआत है वो 2022 में सेबी के एक सर्कुलर से हुई और उसके बाद जो बीएसई ने तुरंत लॉन्च कर दिया इस प्रोडक्ट को, लेकिन एनएसई ने इसमें काफ़ी देरी लगाई और अभी 4 मई को एनएसई ने ये घोषणा की है कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की ट्रेडिंग अलाउ करेगी। अब ये ऐसा इतनी देर में क्यों किया, उसका कारण ये है कि जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में रिसेंटली बढ़े हैं और जो फ्रेंजी है, इन्वेस्टर फ्रेंजी, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर है वो गोल्ड की तरफ जिस तरीके से दौड़ रहे हैं, उस तरीके से एनएसई ने ये सोचा कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है जहां पर हम एक कमाई का और जरिया जो है वो क्रिएट कर सकें, साथ ही साथ एक एवेन्यू हम हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को या सभी को जो भी गोल्ड खरीदने में इंटरेस्टेड है, स्पेशली फिजिकल गोल्ड खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो उनको प्रोवाइड कर सकें। अब एनएससी की अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें, मतलब किस तरीके का गोल्ड आप खरीद सकते हैं, वो यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट खरीद सकते हैं, तो देखिए 2 तरह की प्योरिटी वाले गोल्ड आप खरीद सकते हैं। एक 999 यानी 999 वाला गोल्ड है और दूसरा 995 ये गोल्ड है। अब 999 का मतलब क्या हुआ, 999 गोल्ड का मतलब ये हुआ वो जो गोल्ड है वो 999 वो 99.9% जो है वो प्योर है और जनरली ये ज्वेलरी वगैरह बनाने में काम आता है। दूसरा जो गोल्ड है वो पूरा 24 कैरेट नहीं है जैसे 99.9% गोल्ड होता है और ये केवल 99.5% प्योर है। अब ये जो दोनों तरीके के जो गोल्ड हैं उनमें आप हर एक कैटेगरी में 1 किलो से लेके 100 मिलीग्राम तक का जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 100 मिलीग्राम आप ये समझ लीजिए 1 ग्राम का भी 1/10 हिस्सा जो है वो 100 मिलीग्राम होता है, बहुत ही कम, यानी 3,000 रुपये के आसपास जो है आप पैसा लगाकर इसमें फिजिकल गोल्ड के मालिक बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ईजीआर है ये छोटे निवेशकों को एक मौका देता है कि वो जो है वो इस तरह के छोटे निवेश के थ्रू, लगभग 3-4 हज़ार रुपए के निवेश के थ्रू, मिनिमम निवेश के थ्रू वो सोने के मालिक बन सके। और मान लीजिए कोई व्यक्ति सिप करना चाहता है, एसआईपी करना चाहता है, या जब भी उसके पास पैसे आए, मान लीजिए 10-12 साल छोटे उसके बच्चे और 10-12 साल 15 साल बाद उसको ऐसा लगे कि भाई मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, उस समय गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, तो छोटे छोटे अमाउंट से भी वो फिजिकल गोल्ड का मालिक बन सकता है। तो अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस तो बड़े क्लियर है। पहली चीज तो ये है कि प्योरिटी जो है ना वो सर्टिफाइड होती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्रिएट की जाती है तो उससे पहले जो है उस प्योरिटी की जांच की जाती है, कि उसकी क्वांटिटी की जांच की जाती है और उसके बाद ही उसका एक ईजीआर जो है, सर्टिफिकेशन के बाद उसका ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्रिएट की जाती है। दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसपेरेंट चीज़ है, जो इंटरनेशनल मार्केट में या जो इंडियन मार्केट में प्राइस चल रही होती है उसी हिसाब से ईजीआर का फ्लक्चुएशन होता है। अगर आपको एक्सचेंज में पूरे दाम नहीं मिल रहे किसी कारण से, लिक्विडिटी कम होने के कारण से, तो आप जो है उसकी डिलीवरी मार्क करवा सकते हैं और आप गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि चोरी चकारी का कोई खतरा नहीं है, आप जितना चाहें उतना निवेश करें, जितना नहीं चाहें उतना निवेश ना करें। यानी कि कहने का मतलब ये है आप अपनी क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं और वो का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके एक तरीके से डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा। अब अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखिए इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है ना वो चार्जेस हैं। तो अगर आप फिजिकल डिलीवरी अगर आप लेंगे तो
आपको जो है जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कैश में कई कारणों से, वो कारण आप सभी लोग जानते हैं, वो कैश में खरीदना पसंद करते हैं गोल्ड। वो जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहाँ पर चेक से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो खरीदना पसंद नहीं करते। तो उनके लिए भी ये सही एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तीसरी बात ये कि जब आप डिलीवरी मांगेंगे तब वो जो डिलीवरी होती है उसके लिए आपको कुरियर चार्जेस या जो भी डिलीवरी के लिए सिस्टम है उसका जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डीमेट चार्जेस देने पड़ेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके लिए इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो बढ़ती है। और इसके अलावा जो अवेयरनेस लेवल है, ईटीएफ के बारे में तो बहुत लोग जान चुके हैं, लेकिन इसके बारे में ये अवेयरनेस जो है ना गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के बारे में वो लोगों में ज़्यादा है नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया बीएसई ने 2022 में इसको लॉन्च कर दिया था, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट पॉपुलर नहीं हो पाया है और इसके कारण इसमें लिक्विडिटी लो है। एक अन्य डिसएडवांटेज जो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके साथ ये है कि अगर व्यक्ति कोई बेईमानी करता है, और ऐसा पहले हो चुका है, गोल्ड के साथ नहीं हुआ है, कमोडिटी एक्सचेंजेस में ऐसा हुआ है कि जब व्यक्ति डिलीवरी लेने गया तो उसके पास जिस इंस्ट्रूमेंट का वो जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास था उसके बैकिंग वाली जो कमोडिटी थी, मान लीजिए हल्दी में उसने कोई हल्दी परचेज की और हल्दी की अगर वो डिलीवरी लेने गया तो वहाँ पर जिस वेयर हाउस की उसके पास रिसीट थी तो वो एक्चुअली वहाँ हल्दी थी नहीं, तो फेक वेयर हाउसिंग रिसीट जो है वो एक प्रॉब्लम है। हालांकि सेबी बहुत जागरूक है, सेबी ने एक्शन लिया भी है, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई आपको ये वेयर जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है इसमें बेईमानी का एक एस्पेक्ट ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी कमोडिटी में ऐसा हो चुका है। तो मैंने ये सोचा मैं आपको ये डिसएडवांटेज भी बता दूं। दूसरी बात ये कि एक और डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि भाई देश ये जो असेट है गोल्ड जो है ये अनप्रोडक्टिव असेट है। हमारे शादी ब्याह में तो बहुत काम आता है लेकिन अनप्रोडक्टिव असेट है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी रिसेंटली ये कहा है कि भाई अगर आप गोल्ड खरीदेंगे तो आप ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। और ऐसी लगातार प्रधानमंत्री देश की सरकारें जो है वो कहती जा रही है, लेकिन हमारे देश की जो जनता है उसका मोह गोल्ड से कम नहीं हो रहा है और ऐसा लगता नहीं है कि आगे भी ये कम होगा। तो ये रही मेरी आज की प्रस्तुति। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।